नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वैदिक काल की। चूँकि ज़्यादा बात नहीं करूंगा, सीधे टॉपिक पे आऊँगा। और आज आपसे वैदिक काल के विषय में कई सारी बातों पर चर्चा होगी और कई सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो आई होप कि आपको पिछले वीडियो पसंद आए होंगे और आपने चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और अभी जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी आपको कंटेंट दूंगा वो आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए इस टॉपिक या इस जो टॉपिक को मैं पढ़ाऊँगा या जो सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आप बस बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम एकेडमी पे। मैं प्रेम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज के एपिसोड में। और आज की वीडियो में हम लोग कई सारी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग वैदिक पीरियड को पढ़ने से पहले आप सभी को पता है कि हम लोगों ने जो है अभी तक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी बात कर ली थी। हड़प्पा सभ्यता के बाद में एक और सभ्यता आती है, ताम्र पाषाणिक सभ्यता, जिसका काल था आपका कब से 2000 से 700 बीसी तक। ठीक है, 2000 से 700 बीसी तक। और इसी काल के बीच में एक नई सभ्यता जन्म लेती है जिसको बोलते हैं वैदिक पीरियड। अब इसको वैदिक पीरियड क्यों ही बोलते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि वैदिक पीरियड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पीरियड की जो भी जानकारी है या जो भी इस पीरियड की जानकारी के स्रोत हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं। ठीक है, बाकी कोई पुरातात्विक स्रोत बहुत ज़्यादा नहीं माने गए। इसके सभी जो साक्ष्य हैं वो वेदों के अनुसार ही पाए गए हैं। तो ये तो है आपका वैदिक पीरियड। अब अगर हम लोग बात करें ताम्रपाषाणिक पीरियड की, जो हड़प्पा के जस्ट बाद की सभ्यता थी, ऐसा माना जाता है कि जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई तो वहाँ पर कुछ लोग बाहर से आकर बसने लगे। उन्हीं को क्या कहा गया, उन्होंने ही ताम्रपाषाणिक संस्कृति का नींव डाली। अब वो ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी कहाँ कहाँ से, तो आपको पता हो कि आपके राजस्थान से एक आहार संस्कृति, और आपके महाराष्ट्र से एक जोरवे संस्कृति, और वहीं अगर हम तीसरी बात करें मालवा की संस्कृति थी। जो मालवा की संस्कृति थी वो आपकी बिलोंग करती थी कहाँ से, आपकी मालवा द्वीप से। ठीक है, तो ये तीन संस्कृतियां नई जन्म लेती हैं। उसके बाद आता है आपका वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड की हम लोग बात करें दोस्तों, वैदिक पीरियड को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो कौन सा, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। और इसको ऋग्वैदिक काल बोलने का एक ही कारण है, क्योंकि इस काल की जो समस्त जानकारी है, आपको पता होगा कि चार वेद हैं। तो चार वेदों में से एक जो वेद है आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद में से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसको हम लोग कितने दो भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। ठीक, आज एक पे चर्चा करेंगे और एक पे चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते थे पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। ठीक, या फिर इसी को हम लोग और क्या कह देते थे, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। और ये था आपका उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब जो आपका ऋग्वैदिक काल था, इसके कालक्रम की अगर हम लोग बात करें तो इसका कालक्रम था 1500 बीसी से 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। और इसकी उत्तर वैदिक काल की बात करें तो था ये 1000 बीसी से 600 बीसी तक, 600 बीसी तक। ठीक, और अगर हम संपूर्ण वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो संपूर्ण वैदिक पीरियड का जो कालक्रम था आपका 1500 बीसी से 600 बीसी यानी ईसा पूर्व तक था। तो पूर्व वैदिक काल की बात करें अगर हम लोग, तो पूर्व वैदिक काल के लिए अगर हम स्रोत की बात करें कि इस काल का स्रोत क्या हो सकते हैं, कि इस काल के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, तो इसका सिर्फ एक ही स्रोत है, इसका सिर्फ एक ही स्रोत है। उस स्रोत को क्या बोलते हैं हम लोग, ऋग्वेद, ऋग्वेद। ठीक है, स्रोत को क्या बोलते हैं, ऋग्वेद। अब ऋग्वेद से ही इस काल की सारी जानकारियां आपको मिलती हैं। अब हम लोग देखिए, हम कई सारी चीज़ों पर बात करेंगे इस टॉपिक में। चूंकि मैं आपको जिस लेवल से पढ़ा रहा हूं वो सिर्फ वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी नहीं होगा। अगर आप इसको पढ़ने के बाद में पीसीएस लेवल तक का एग्जाम देते हैं तब भी आपके लिए इनफ चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो आपको पता है कि ऋग्वेद की रचना किसने की थी, पहली बात तो यही आ जाती है। तो ऋग्वेद की रचना की थी आपके किसने, धन्वंतरी ने,
धन्वंतरी ने। ठीक है, और इसका अगर उपवेद की बात की जाए तो इसका उपवेद है कौन सा? आयुर्वेद। उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ठीक है, उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ठीक, तो ये तो हो गई बहुत बेसिक सी जानकारी। अब हम लोग देखेंगे, आप सभी को पता है कि आर्य जो है ऋग्वैदिक काल में ही भारत आए थे, और आर्य आए कहाँ थे, वो कौन लोग थे, ये सबसे बड़ा समस्या है। सबसे ये 200 वर्षों से इतिहास में इस बात की चर्चा बनी हुई है कि आखिर ये आर्य थे कौन, कहाँ से आए थे, कौन से जो है समूह से बिलोंग करते थे, या इनकी जाति नस्ल, या इस सब चीज़ों पर क्या है आज से लगभग 200 वर्षों से चर्चा होती रही है, लेकिन इसका कोई एक महत्वपूर्ण जो है वो नहीं मिल पाया कि जिससे ये पता लगाया जा सकते कि आर्य आखिर आए कहाँ से थे। तो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत ही हम लोग आर्यों के विषय में पढ़ेंगे, ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग आए कहाँ से, कैसे उनका जीवन था, कैसी उनकी अर्थव्यवस्था थी, कैसी उनकी सामाजिक संस्कृति थी, कैसे उनका जाति धर्म था। तो इन सब विषयों पर हम लोग ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत ही उस पर चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल के बारे में देख लीजिए। जो आपके बचे हुए 3 वेद हैं, जो 3 वेद हैं, उनसे क्या होता है, इस काल की जानकारी प्राप्त होती है। और वो तीनों वेद कौन कौन से हैं? अब वो तीनों वेद कौन कौन से हैं? तो वो तीनों वेद कौन कौन से हैं आपका? यजुर्वेद, सुनिएगा, यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक, सामवेद, ठीक, और कौन सा? अथर्ववेद। ठीक, तो ये 3 जो वेद थे आपके, इन्हों से क्या होती थी, उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती थी। अब जो आपका यजुर्वेद था, इसकी रचना की थी भरत मुनि ने। इसकी रचना किसने? विश्वामित्र ने, माफ कीजिएगा, इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। ठीक है, और इसकी रचना की थी किसने? भरत मुनि ने। सामवेद की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने, भरत मुनि ने, भरत मुनि ने। और वैसे ही अथर्ववेद की रचना की थी अथर्ववेद की रचना की थी विश्वकर्मा ने, विश्वकर्मा ने। ठीक है, तो ये तो हो गई वेदों के बारे में जानकारी। तो 3 वेद, तो इनसे जानकारी तो मिलती ही मिलती थी। दूसरी चीज क्या थी? ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, ब्राह्मण ग्रंथ, इनके बारे में हम लोग आगे सही से चर्चा करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, ठीक, तो इनसे भी क्या था, इस काल की जानकारी प्राप्त होती थी। अब हम लोग बात करेंगे पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के बारे में। अब आप सभी को ये बात जानकारी होनी चाहिए कि पूर्व वैदिक काल के ही अंतर्गत क्या हुआ, आर्यों का आगमन हुआ। ठीक, अब आर्यों का जब आगमन हुआ तो सबसे पहला सवाल यही उठा कि आर्य आए कहाँ से। सबसे पहला सवाल जो उठता है तो यही उठता है कि आखिर ये आर्य आए कहाँ से। तो ये तो हो गई आर्य समस्या। दूसरी बात क्या थी कि स्रोत क्या था, तो स्रोत तो आपको पता चल गया कि ऋग्वेद में इन सभी के बारे में जानकारी दी हुई है। तीसरी बात क्या है कि आखिर ये लोग जब बाहर से प्रवसन करके भारत में आए तो ये रहते कहाँ थे, इनके रहने का स्थान कहाँ था भारत में। तीसरी चीज हम लोग इसमें बात करेंगे कि ये जो आर्य आए थे इनका आखिर सामाजिक जीवन क्या था। तो इन सभी चीजों पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इसको कि एक एक करके सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम लोग देखें, एक मिनट मैं चेक कर लूं आप सभी को प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। हाँ, तो दिख रहा है आप सभी को प्रॉपर। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत आर्यों के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। आप ये छोटा सा डायग्राम बना लें जिससे आपको चीज़ें एक एक करके समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, आर्यों के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। आर्यों का परिचय, ठीक। फिर बात करेंगे क्या कि स्रोत क्या थे, स्रोत के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे किसके, भारत में उनका निवास स्थान कहाँ पर था उसके बारे में।
ठीक, भारत में निवास स्थान, निवास स्थान। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उनके सामाजिक जीवन की, कि उनका सामाजिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन की। फिर उनके बात करेंगे हम लोग राजनीतिक जीवन की, राजनीतिक जीवन की, राजनीतिक जीवन की। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके किनके, आर्थिक जीवन की, आर्थिक जीवन की। ठीक है, आर्थिक जीवन की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्यों के परिचय के बारे में, या आर्यों का जो आर्य समस्या है उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आर्य शब्द को लेकर विश्व इतिहास में लगभग 200 वर्षों से चर्चा चली आ रही है। आर्य कौन है, आर्य कहाँ से आए, क्यों आए, या ये कहें कि आर्य शब्द के क्या अर्थ निकाले जाएं, इसे जातिवाचक समझा जाए या श्रेष्ठतापूर्ण समझा जाए, या किस प्रकार से इसको क्या आधार माना जाए, या इनके जीवन को क्या माना जाए, कि यह जो है इनके बारे में जानकारी मिल सके हमको। दूसरी बात कि भारत में आर्य जो आए उनका उद्भव कैसे हुआ, वो किस वर्ग से बिलोंग करते थे। तो ये सब चीज़ें जो थी वो आर्यों के परिचय के बारे में जानकारी देती हैं या आर्य समस्या को जन्म देती हैं। अगर हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो वर्तमान में आर्य जो शब्द है, आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठता या फिर जाति सूचक नहीं है या जातिवाचक नहीं है। आर्य शब्द क्या है कि ये एक इंडो यूरोपियन शब्द है, या इंडो यूरोपियन क्या है, भाषा परिवार है। ठीक है, आर्य इंडो यूरोपियन भारोपीय परिवार है। ठीक है, ये उसी का क्या है, सदस्य माना जाता है। अब इनको क्या माना जाता है, आर्यों को इंडो यूरोपियन जो भाषा परिवार है, इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन जो भाषा परिवार है आपका, उन्हीं का इनको क्या माना जाता है, सदस्य माना जाता है। पहली बात तो ये। ठीक है, और अब हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि अगर ये इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के सदस्य हैं तो इसका मतलब है कि 1500 बीसी के पूर्व में ये क्या था कि पश्चिमी एशिया जो आपका तुर्की में है, ठीक है, और पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में निवास करते थे। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमको पता चल गई कि ये लोग क्या थे, पश्चिमी एशिया या पूर्वी यूरोप या फिर मध्य एशिया के निवासी थे, या हम ये लोग कह सकते हैं कि ये कजाकिस्तान जो हमारा मध्य एशिया का क्षेत्र है वहाँ पर ये लोग रहते थे। ठीक है, अब आपको पता है कि एक ईरानी ग्रंथ है जेंद अवेस्ता। ठीक, ईरानी ग्रंथ है कौन सा, जेंद अवेस्ता, जेंद अवेस्ता। ठीक, जेंद अवेस्ता। और एक वैज्ञानिक थे होमर, होमर का इलियड। ठीक, होमर के इलियड ग्रंथ और उड़ीसी ग्रंथ, जो दो ये ग्रंथ थे, वो भी इस बात का जो है क्या करते थे, सबूत देते थे कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक, मध्य एशिया में एक संस्कृति थी, उस संस्कृत का नाम क्या था, उस संस्कृत का नाम था आंद्रोनोवो संस्कृति, और उस संस्कृत से ये लोग क्या करते थे, बिलोंग करते थे। तो चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक फिगर के माध्यम से सारी चीज़ें समझा देता हूँ कि कैसे थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये था आपका कुछ इस प्रकार से भारत। ठीक, ये जो आपका मध्य एशिया का क्षेत्र था, इधर आपका ये था कजाकिस्तान, ये मिडल एशिया है आपका। ठीक, मिडल एशिया। और इधर आपका था ये, इधर यहाँ पर क्या था, मंगोलिया। ठीक, यही था आपका कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान था। ठीक, और इधर जब हम लोग बढ़ते हैं, तो आपका क्या आ जाता है, टर्की, ईरान, इराक। ठीक, इधर जब हम लोग ये बढ़ते हैं ये वाला क्षेत्र में, तो ये इधर आपका ये टर्की था, ईरान था, और क्या था आपका, इराक था। ठीक है,
अब जो जो हमने होमर इलियड की बात की, होमर का जो इलियड ग्रंथ था और जो आप उड़ीसी ग्रंथ था, उसके हिसाब से क्या था कि जो आपके आर्य थे, ये जो आपका इधर पे था, जो पश्चिमी यूरोप, यहाँ पे तो था जो आपका पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप। अब इसको होमर क्या मानते थे कि पश्चिमी यूरोप से जो है क्या, ये मध्य एशिया के लोग भारत में आए थे। ठीक, होमर का कौन सा था, इलियड और उड़ीसी ग्रंथ, उड़ीसी ग्रंथ, इनका मानना क्या था। अब देखिए आपको चीजें बहुत सारी क्लियर होगी। पहली बात तो क्या कि एक जो आपका मध्य एशिया का क्षेत्र था, मिडल ईस्ट का क्षेत्र था, वहां से माना जाता है कि ये जो आर्य थे वो भारत आए थे। अब इसके संबंध में भी कई सारे जो है विद्वानों ने कई सारे अपने मत दिए हैं। ठीक है, अब आपको क्या बताऊं यहां पर कि जो आपका टर्की है, टर्की, टर्की का एक बोगज कोई अभिलेख मिला है, यहां से भी आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। बोगज कोई अभिलेख कहां से मिला, आपका टर्की से। यहां से भी आपको क्या मिलता है, इसकी जानकारी मिलती है। और ये क्या हुआ कि मध्य एशिया के लोग कहां से पलायन करना शुरू कर दिए, टर्की, ईरान, इराक में पलायन करना शुरू कर दिए। फिर यहां से ये धीरे धीरे भारत में पलायन करना शुरू कर दिए। ठीक है, भारत में भी पलायन करना शुरू कर दिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, आर्यों की पहचान के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, आर्यों की पहचान के विषय में कई सारे साक्ष्य प्रस्तुत हैं। जैसे कि ये लोग क्या करते थे कि घोड़े का प्रयोग करते थे, ठीक, युद्ध रथ का प्रयोग करते थे, आरी का प्रयोग करते थे, आरी नुमा पहियों का प्रयोग करते थे। आपको जानकारी हो कि आरी नुमा जो पहिए थे वो आपके हड़प्पा सभ्यता में भी प्रयोग किए जाते थे, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता में पहियों का प्रयोग होता था वो कैसे, ठोस पहिए होते थे। यहाँ पर क्या थे, तीली नुमा पहियों का प्रयोग किया गया। दूसरी बात क्या, यहाँ पर जो सामाजिक जीवन या धार्मिक जीवन की हम लोग बात करें तो दाह संस्कार की प्रथा थी। ठीक, एक मिनट जरा सा, हाँ तो देखिए क्या था कि यहाँ पर दाह संस्कार की प्रथा थी, इन लोगों ने जो अपना रखी थी। दूसरी बात क्या थी कि यज्ञ वेदी का भी प्रयोग ये लोग करते थे। आपको जानने को मिलेगा कि आपने जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी तो लोथल और कालीबंगा से भी यज्ञ वेदी के आपको क्या मिले थे, साक्ष्य मिले थे। और क्या कथा, यहाँ पर ये लोग स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते थे। स्वास्तिक चिन्ह आप लोग को पता हो, ये ऐसा कुछ करके होता है। ठीक, तो स्वास्तिक चिन्ह का भी ये लोग प्रयोग करते थे और सोम रस यानी कि क्या, मदिरा का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, अब आर्यों के मूल निवास स्थान की हम लोग बात करें तो आर्य चाहे कहीं से भी आए हों या कोई भी हों, ठीक है, अब कई सारे विद्वान मानते हैं कि ये लोग क्या थे कि पूर्वी यूरोप से आए थे। ठीक, दूसरी बात क्या है, कुछ लोग मानते हैं कि मिडल ईस्ट से आए थे, और वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये भारत के ही क्या थे, तटीय क्षेत्रों के निवासी थे। जैसे आपके जो पठारी क्षेत्र जैसे तिब्बत क्षेत्र है, तिब्बत क्षेत्र के निवासी थे। वही कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग क्या, उत्तरी ध्रुव से आए थे। वही कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो क्या थे, मध्य एशिया के निवासी थे। इस पे तो विभिन्न जो है विद्वानों के विभिन्न सारे मत हैं। तो चलिए हम उन मतों को जान लेते हैं कि आखिर किसने क्या कहा कि ये लोग कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो मैं सब बता दूंगा कि आपको एक साइड आप लोग स्थान लिख लीजिए कि किसने कहाँ का माना इनको, ये स्थान और इधर ये विद्वान। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग, एक पेंका, पेंका नाम के विद्वान थे, पेंका। तो उन्होंने कहा कि ये लोग कहाँ से आए हैं, जर्मनी से। पेंका नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि ये जो है कहाँ से आए हैं, जर्मनी से आए हैं। फिर एक सर गेल्स नाम के वैज्ञानिक थे, सर गेल्स नाम के वैज्ञानिक थे। तो ये इन्होंने कहा कि ये डेन्यूब नदी के तट पर बसे हुए लोग हैं। ठीक, दूसरी बात करें, जो भारत के बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने कहा कि ये जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव के निवासी हैं, उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी हैं। ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए सवाल यहीं कहीं से बनेगा आपका, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, तिब्बत के क्षेत्र से आए हैं, तिब्बत क्षेत्र,
ये कहा था आपका दयानंद सरस्वती का विचार था, ये दयानंद सरस्वती का, दयानंद सरस्वती का। ठीक, और एक और आपके विद्वान थे, यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, कहा कि एक सप्तसैंधव प्रदेश था, सप्तसैंधव प्रदेश था। कौन था? सप्तसैंधव प्रदेश। तो अविनाश चंद्र दास एक विद्वान है, अविनाश चंद्र दास जो है एक विद्वान है। उन्होंने कहा कि ये जो इनका जो मूल निवास था आर्यों का, वो सप्तसैंधव प्रदेश था, जो आपका अफगानिस्तान वगैरह में पड़ता है। ठीक, दूसरी बात, जो सबसे जो लोकप्रिय मत माना जाता है वो दिया था मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर मानते थे कि ये जो आर्य हैं उनका जो मूल निवास स्थान था वो क्या था? मध्य एशिया था। तो ये बात आप लोग को यहां से पता चल गई। ठीक, अब ये क्यों था? क्योंकि यहाँ पे जो संस्कृति थी, जो मध्य एशिया में संस्कृति थी आपकी अंदोनोवा। ठीक, कौन सी? आंदोनो। यहाँ पर संस्कृति कौन सी थी? आंदोनो। तो आंदोनो जो संस्कृति थी, वहां से इनके जानकारी के स्रोत क्या होते हैं? मिलते हैं। और ये संस्कृति कहाँ थी? आपकी कजाकिस्तान में। ठीक, संस्कृति कहाँ थी? आपके कजाकिस्तान में। अब हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक इतिहास के स्रोतों के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि बोर्ड काफ़ी गंदा हो गया है। मैं 1 मिनट वीडियो पॉज करके बोर्ड को सही से साफ कर देता हूँ। तो चलिए आपकी चर्चा कराता हूँ मैं ऋग्वेद इतिहास के स्रोत से, या फिर हम लोग ये कह लें कि हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे या ऋग्वेद की चर्चा करेंगे या ऋग्वेद का परिचय देंगे। ठीक, तो आप सभी को पता होगा कि ऋग्वेद क्या है कि मानव के द्वारा रची गई कोई पहली रचना है। अब ऐसा माना जाता है कि ये रचना जो है पुजारियों द्वारा रची गई थी, या एक पुजारी परिवार के द्वारा रची गई थी, जिसमें क्या थी? काफ़ी सारे देवी देवताओं की स्तुति और वंदना के संबंध में पद लिखे गए थे। पहली बात तो हो गई ये। अब हम लोग जब ऋग्वेद की बात करें तो इसमें कितनी? 1028 ऋचाएँ, 10 मंडल हैं। ठीक, ऋग्वेद की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक, तो ऋग्वेद की हम लोग अगर बात करें, 1 मिनट, ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कितने? 1028 ऋचाएँ हैं, ठीक, ऋचाएँ हैं। और इन ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था। इन ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था। और इसमें कितने? 10 मंडल होते थे, जिसमें से क्या 2 और 7 क्या है? सबसे प्राचीन मंडल है, सबसे प्राचीन है। ठीक, 2 से 7 तक। और इन्हीं को क्या कहा जाता था? जो 2 से 7 तक है, इसको कहा जाता था वंश मंडल। इनको कहा जाता था वंश मंडल। ठीक है, वंश मंडल। अब हम लोग जो ये 10 मंडल दिए गए हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे एग्जाम में सवाल जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। जो इनका प्रथम मंडल है, पहला मंडल है, उसमें चर्चा की गई है आपके जुए के खेल की। उसमें चर्चा किस बात की गई है? जुए के खेल की चर्चा है। ठीक, वहीं जो दूसरा मंडल है, इसमें क्या है? कृषि कार्यों की चर्चा की गई है, कृषि क्रियाओं की चर्चा की गई है, क्रियाओं की चर्चा। ठीक, और तीसरा जो मंडल है, अगर हम लोग तीसरे मंडल की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि तीसरे मंडल में ही क्या आपका गायत्री मंत्र दिया गया है। तीसरे मंडल में क्या है? आपका गायत्री मंत्र है। तो आप इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि ये जो पूछा जाता है
कि जो आपका गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में दिया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीसरा जो मंडल है आपका उसी में गायत्री मंत्र दिया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक, तो ये आपका गायत्री मंत्र, और ये गायत्री मंत्र आपका कहाँ, तीसरे मंडल में है आपके, किसके, ऋग्वेद में। ठीक, अब जो आपका चौथा मंडल है, चौथा मंडल आपका जो है वो कृषि संबंधी अनुष्ठानों पर चर्चा करता है। कृषि संबंधी अनुष्ठानों पर चर्चा दी गई है किसमें, आपके चौथे मंडल में। अब पांचवें मंडल की अगर हम लोग बात करें, पांचवें मंडल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या दिया गया है, अग्नि और घोड़े के क्या बताया गया है, अग्नि और घोड़े के महत्व की महिमा की गई है। ठीक, अग्नि और घोड़े के महत्व की महिमा, महत्व की महिमा। ठीक है, अब जो इसका छठवां मंडल है, छठवां मंडल है, छठवां मंडल में एक शब्द दिया गया है हरियुपिया, हरियुपिया, हरियुपिया। अब इसी शब्द से क्या था, इसी शब्द की चर्चा मिलती है, हरियुपिया शब्द की चर्चा मिलती है, और इसी शब्द से क्या था, इसी शब्द के अनुसार जो आपके मार्टिमर व्हीलर थे उन्होंने जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में सिद्धांत दिया था। ठीक है, यह बात अपनी कही थी मार्टिमर व्हीलर ने। मार्टिमर व्हीलर ने क्या कहा था कि आर्य विदेशी, आपको मैंने जब पढ़ाया था हड़प्पा सभ्यता का पतन, तो मार्टिमर व्हीलर का सिद्धांत ये था कि आर्यों के आने से क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है कि जो आर्य थे वो ग्रामीण संस्कृति के लोग थे या ग्रामीण सभ्यता के लोग थे, और जो हड़प्पा सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। तो इस प्रकार ये कथन जो है उनका गलत साबित हो जाता है। हालांकि ये शब्द आपको ध्यान रखना है कि हरियुपिया शब्द की जो है उल्लेख कहाँ पर किया गया है, आपका छठे मंडल में। अब सातवें मंडल की अगर हम लोग बात करें इधर, ठीक, सातवें मंडल की अगर हम लोग बात करें, सातवें मंडल, तो सातवें मंडल में आपका 10 राज युद्ध की बात की गई है, 10 राज युद्ध की बात की गई है। ठीक है, 10 राज युद्ध की बात की गई है। ठीक है, और इसी में क्या, वरुण की पूजा के संबंध में भी क्या बात की गई है, वरुण की पूजा के संबंध में भी, वरुण की पूजा। ठीक है, वरुण की पूजा, वरुण की पूजा के संबंध में भी बात इसी में की गई है। ठीक है, ये तो आपका है सातवां मंडल। अब जो आठवां मंडल है, आठवें मंडल में चर्चा की गई है अनार्यों की। अब अनार्य कौन थे, सवाल ये है, जो आठवां मंडल था आपका, आठवां मंडल था, उसमें चर्चा की गई है अनार्य शब्द की। अनार्य कौन थे, अब जो ये मध्य एशिया से लोग आए थे ये खुद को तो आर्य कहते थे। ठीक, और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको कहते थे कि ये अनार्य हैं। ठीक है, तो ये अनार्य शब्द की चर्चा किसमें की गई थी, आपके आठवें मंडल में। अब जो नवा मंडल है आपको, नवे मंडल को ही हम लोग क्या कहते हैं, सोम मंडल कहते हैं। नवा मंडल जो है आपका, नवा मंडल जो है आपका, इसी को क्या कहते हैं, सोम मंडल कहते हैं, क्योंकि ये जो है सोम क्या करते हैं, सोम को समर्पित है। ठीक है, ये सोम को समर्पित है। ठीक, अब इस जो मंडल, ये जो मंडल है नवा मंडल, इस मंडल में यहाँ के समाज के बारे में जानकारी थोड़ी सी मिलती है। इस मंडल में एक कथन है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ घर में अनाज पीसती है। तो इसमें एक चीज़ आपको इस वाक्य में देखने को मिलेगी, इस सेंटेंस में, कि तीन भिन्न भिन्न जो है कामों को करने वाले लोग एक साथ रहते हैं। तो यहाँ से एक सामाजिक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। क्या कहा गया है कि लिखा है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता क्या करते हैं, वैद्य हैं, और मेरी माँ क्या करती है, अनाज पीसती है। ठीक है, तो नौवें मंडल में इसकी चर्चा मिलती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 10वां मंडल की। 10वां मंडल जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, 10वां मंडल। अब जो 10वां मंडल है दोस्तों, तो ये इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं पर क्या करता है, प्रकाश डालता है।
अब 10वें मंडल के क्या किया गया है कि 10वें मंडल में एकत्ववाद, ठीक है, और एकेश्वरवाद की जो है चीजों पर भी ध्यान दिया गया है, या यह उन चीजों को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। और इसमें एक चीज और कही गई है, कहा गया कि ज्ञान, कहा गया है क्या कि सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग क्या करते हैं, बताते हैं। क्या कहते हैं, सत्य एक ही है लेकिन विद्वान उसे क्या करते हैं, अलग अलग बताते हैं। जो आपने वासुदेव कुटुंबकम की बात कही, वासुदेव कुटुंबकम की मतलब संपूर्ण पृथ्वी के जो लोग हैं उनको क्या माना, एक परिवार माना। तो इसी को क्या कहा गया, वासुदेव कुटुंबकम। और वासुदेव कुटुंबकम की चर्चा कहाँ पर आपकी मिलती है, 10वें मंडल में। ठीक, दूसरी अगर हम लोग बात करें तो इसी के अंतर्गत आपका आता है विवाह सूक्त। इसी के अंतर्गत आता है आपका विवाह सूक्त। ठीक, और विवाह सूक्त से संबंध क्या है कि विवाह जो है, इन्होंने आर्यों ने विवाह को क्या माना, संस्कार माना। अब संस्कारों की अगर हम लोग बात करें तो 16 संस्कार थे, 16 संस्कार थे। ठीक, तो उस संस्कार में से विवाह भी क्या था, एक संस्कार था। ठीक है, तो उसके बाद में फिर क्या है, उसके बाद में इसी के अंतर्गत एक सूक्त है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त के अंतर्गत क्या किया गया है कि धार्मिक आधार पर जो सामाजिक वर्गों को 4 भागों में बांटा गया है। और पुरुष सूक्त में ही क्या कह सकते हैं कि जो वर्ण की धारणा है, वर्ण वाली मतलब वर्ग विशेष की जो धारणा है, वर्णों में जो है जातियों को बांटा गया है, जिनमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 4 वर्णों में बांटा गया है। पुरुष सूक्त भी किसमें भी है, आपका 10वें मंडल में ही है। तो ये तो बात हो गई आपके 10 जो मंडल हैं आपके ऋग्वेद में उसकी। ठीक, अब जो ये ऋग्वेदिक लोग थे, इनका निवास स्थान कहाँ था, चर्चा होगी इस पे। तो ऋग्वेदिक लोगों के निवास स्थान के संबंध में कई सारी चीजें जो है प्रकाश में रही हैं। ठीक है, तो ऋग्वेदिक लोग आज के जो है क्या, जो आज का अफगानिस्तान है, ठीक है, आज का जो अफगानिस्तान है और भारत पाकिस्तान के पंजाब व हरियाणा के क्षेत्र के रहने वाले थे। भारत पाकिस्तान का क्षेत्र जो था, आपने लोगों को मैंने बताया था कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक पूर्वी पंजाब है और एक पश्चिमी पंजाब है, और इधर आपका क्या है, अफगानिस्तान है। ठीक, तो मैंने बताया था कि ये जो ऋग्वेदिक लोग थे वो कहाँ के रहने वाले थे, अफगानिस्तान या पूर्वी पश्चिमी पंजाब, ठीक है, या हरियाणा के निवासी थे। ठीक है, और ये जानकारी मिलती कहाँ है कि इनके जो ग्रंथ हैं उन्होंने क्या किया है कि यहाँ की स्थलाकृतियों को बनाने की कोशिश की है अपने ग्रंथों में। तो उससे क्या मिलती है, इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो देखिए दोस्तों, ये अब उस क्षेत्र को हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। देखिए, जो अफगानिस्तान का क्षेत्र था और जो भारत का क्षेत्र था। जो भारत और पाकिस्तान का क्षेत्र था उसे कहते थे सप्त सैंधव क्षेत्र। उसको क्या कहते थे, सप्त सैंधव क्षेत्र। और जो इधर आपका अफगानिस्तान का क्षेत्र था, ठीक, अब अफगानिस्तान का क्षेत्र जो है उसमें ऋग्वेद में उस क्षेत्र की कई नदियों के बारे में चर्चा की गई है। जैसे आपका गोमल जो है वो गोमती नदी का पुराना नाम था, गोमल। ठीक, और आपकी कौन सी, कुंभा, जो आपकी काबुल नदी अफगानिस्तान में बहती है, उसकी चर्चा की गई है। ठीक, और आपकी कौन सी, कुर्रम, जिसका नाम था आज के समय में जिसका नाम है कुर्मू। ठीक, तो ये सब नदियां क्या थी, यहां से ऋग्वेदिक लोगों के बारे में चर्चा मिलती है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं ऋग्वेदिक समाज की। तो ऋग्वेदिक जो समाज था दोस्तों, वो कैसा, एक कबीलाई समाज था। कैसा, कबीले हुआ करते थे। ठीक, तो कबीलाई समाज था ऋग्वेदिक समाज। क्या था, एक कबीलाई समाज था। और ये लोग खुद के लिए क्या शब्द प्रयोग करते थे, आर्य शब्द का प्रयोग करते थे। और जो यहाँ के लोग थे उनके लिए अनार्य शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक, तो ये तो हो गई बात 2 चीजें। अब हम लोग बात करेंगे इनके जो है आर्थिक जीवन की। अब आर्थिक जीवन की हम लोग अगर बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, अगर हम लोग इसी की बात करें, राजनीतिक जीवन की हम लोग पहले बात कर लें अगर, तो राजनीतिक जीवन में आपको 4 चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती थी। 4 चीज़ें कौन कौन सी थी आपकी, कौन थी, सभा, समिति, और कौन सा था आपका, गढ़ या विदत, गढ़ और विदत। तो सभा क्या थी, सभा यहाँ की जो थी वो वृद्ध लोगों की एक संस्था थी या वृद्ध लोगों का एक समूह था। और जो
जो समिति थी कबीले की प्रत्येक व्यक्ति की इस समिति में क्या होती थी, सदस्यता होती थी। और जो गढ़ था वो गढ़ क्या था कि गढ़ को ऐसा देखिए, एकदम इसमें जो है क्लियर चीज नहीं है गढ़ के संबंध में। कुछ लोग मानते हैं कि ये जो सैन्य परिषद थी या मिलिट्री काउंसिल थी, कुछ लोग इसको क्या जो है अभी भी परिभाषित नहीं कर पाए हैं। तो गढ़ और जो है आपका विदत के संबंध में पर्याप्त साक्ष उपलब्ध न होने के कारण इसके विषय में कोई भी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था की। तो ऋग्वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो पशुपालन पर टिकी हुई थी। ठीक, पशुपालन पर टिकी हुई थी और गायों को जो है विशेष महत्वता दी जाती थी। गायों को क्या दी जाती थी, जो है विशेष महत्वता दी जाती थी। कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, सिर्फ इस बात से पता चल जाता था उनके पास गायों की संख्या कितनी है। जिसके पास ज़्यादा गायें हैं वो ज़्यादा अमीर है, जिसके पास कम गायें हैं वो कम अमीर है। और जो यहाँ की जो सत्ता थी वो प्रजातांत्रिक थी। और जो प्रजातंत्र में एक राजा भी होगा तो इस राजा को क्या कहा जाता था कि राजा से यह उम्मीद की जाती है कि वो गायों की रक्षा करेगा। और क्या करते थे, और राजा को उपाधि दी जाती थी किसकी, जनस्थ गोपा की, जनस्थ गोपा की। तो ये तो हो गई आपकी यहाँ पे अर्थव्यवस्था की प्रथम जो बात थी। दूसरी जो द्वितीयक व्यवसाय था यहाँ का, जो अर्थव्यवस्था की बात करें ऋग्वैदिक लोगों की, तो द्वितीयक जो व्यवसाय था वो था आपका कृषि। तो कृषि से ये लोग क्या, दूसरी एक जो व्यवसाय था वो था कृषि। अब कृषि के संबंध में इनको पूरी जानकारी थी, जुताई खुदाई बुआई सारा कुछ इनको पता था, लेकिन ये लोग क्या करते थे, इन सब चीज़ों पर इसको ज़्यादा जो है क्या महत्व नहीं देते थे कृषि को। ठीक, उसके बाद आता है आपका व्यवसाय। तो व्यवसाय में ये लोग क्या करते थे कि तांबा चांदी सोने का व्यवसाय करते थे। ठीक, दूसरी बात क्या है, अब धार्मिक व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें, ऋग्वैदिक काल के धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो धार्मिक व्यवस्था में क्या है, काफ़ी चीज़ें जो है इधर उधर वेरिएंट रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एकेश्वरवाद की भी भावना पाई गई है। ठीक, एकत्ववाद, बहुदेवतावाद, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि सर्वेश्वरवाद की भी भावना का जन्म क्या हुआ, ऋग्वैदिक काल में ही हुआ है। ठीक, तो ये इतनी सारी बातें हो गई। अब हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक जो धार्मिक व्यवस्था थी, तो ऋग्वैदिक जो लोग थे वो कई सारे भगवानों को अपने रूप में मानते थे। तो जैसे क्या, सबसे ज़्यादा ये लोग पूजा करते थे इंद्र की। तो इंद्र कौन थे, इंद्र को इन्होंने बारिश का देवता माना था। ठीक, उसके बाद वरुण की बात की थी जिन्होंने ऋतुओं का देवता माना। उसके बाद में इन्होंने किसकी, अग्नि की पूजा की। अग्नि की पूजा की, नासत्य जो उनको जिसको चिकित्सा का प्रतीक माना जाता था, आदि देवताओं की भी पूजा की। इनके जो धर्म ग्रंथ थे, जो इनके ग्रंथ थे, उनमें जो है विष्णु की भी चर्चा मिलती है। लेकिन क्या थी, विष्णु क्या थे, एक द्वितीय जो है देवता के रूप में जाने जाते थे। चूंकि आपको पता है कि जो ऋग्वैदिक काल था वो पितृसत्तात्मक समाज था, तो यहाँ पर महिलाओं की खास नहीं रही जमी होगी। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि यहाँ पर क्या, उषा, निशा, अदिति नाम की जो है देवियों की भी पूजा की जाती थी। तो ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखने का। ठीक, जो आर्यों का समाज था वो कैसा समाज था, साधारण समाज था, कबीलाई तंत्र था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस समाज में क्या था कि बंटवारा नहीं था। बंटवारा नहीं था, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया, एक जो है आपको एक मंडल में दिया गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता जो है क्या है, वैद्य हैं, और मेरी माँ आटा पीसती है, तो और हम सब साथ साथ रहते हैं। तो ऐसा इस चीज़ को दिखाता है कि ये जो सामाजिक व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल की वो क्या थी, बटा हुआ नहीं था। और जो जो आपका जो समाज था जो ऋग्वैदिक काल का, वो क्या था, एक इकाई थी उसकी, वो थी सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, वो थी परिवार। ठीक, वो थी कौन सी, परिवार। तो ये तो हो गई आपकी ऋग्वैदिक काल की बात। ठीक है, तो आई थिंक कि ऋग्वैदिक काल में इतना ही जो है आपका इम्पोर्टेंट बनेगा किसी भी एग्जाम के लिए। और इसमें जो चर्चा करनी बची रहेगी, मैं आपको अगली वीडियो जब उत्तर वैदिक काल के संबंध में बताऊंगा तो उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव मैनर में और भी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग और भी कई सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तब तक का आप लोग पीछे का रिवीजन करते रहिए, और नई वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको जैसा भी सजेशन देना है वीडियो पे, तो वीडियो पे कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए दोस्तों बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।